अगर शराब जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन नहीं बटेगी, देश में नहीं बिकेगी, नहीं मिलेगी, तो देश की सरकार बदलेगी। ईवीएम से आप उसी राज्य में चुनाव जीत सकते हैं जहां का 50%, 25%, 10% लोग आपके साथ हैं। हिंदुस्तान में 200 चैनल हैं, तो 199 चैनल पर अडानी का कब्जा है। चुनाव में अडानी देवता जरूर जीतेंगे, लेकिन हिंडनबर्ग जैसे जो छुएं लेके खड़े हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से चुनती है कि वो किस नालायक को या किस अक्लमंद को चुने। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं विपक्ष की एकता और सीबीआई के छापों पर। अभी हाल फिलहाल स्टालिन के घर पे बर्थडे पार्टी थी, तमाम विपक्ष वहां पर इकट्ठा हुआ। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा और तमाम नेता। लेकिन वहाँ पर कुछ चेहरे भी गायब थे, जैसे ममता बनर्जी और एक दो अगर हम माने तो वहाँ पर नहीं थे। फिर वहाँ से कुछ फेक न्यूज़ आती हैं और उसके कारण बिहार की पुलिस को सफाई देनी पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल खड़ा यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर विपक्ष की एकता कही जा रही है, लेकिन उसमें कुछ बड़े चेहरे गायब हैं। ममता बनर्जी जैसा बड़ा नाम वो गायब है। वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं सर कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सर ये अकेले चुनाव, जो पार्टी एक एमएलए पे सिमट गई, जो ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में ही सीमित है, अगर अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव लड़ी तो वहाँ पर भी वो कुछ खास कर नहीं पाई। तो ऐसे में 2024 का चेहरा कौन बनेगा मोदी जी के सामने? सवाल ये है। एक बात तो तय है कि देश में 2024 में आम चुनाव होने हैं। अभी तक पिछले चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कहा था कि 2019 का चुनाव जो आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद देश में अगला चुनाव कभी नहीं होगा। कुछ नेताओं ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा था, साक्षी महाराज ने इस बारे में बयान दिया था और दूसरे लोगों ने दिया था। और ये एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी कि मोदी जो हैं वो अजेय हैं, वो कभी हार नहीं सकते और उनके आगे कोई आदमी टिक नहीं सकता। अब सवाल यह है कि 2024 के चुनाव होंगे तो लोकतंत्र में जनता का एक ही अधिकार है, वो है वोट देना। और वोट देने के लिए जनता का मूड जो है कोई नहीं जानता कि वो कब पलट जाए। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त जो है इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, आप ये नहीं देखेंगे कि वो कभी ये रेस्ट पीरियड लेते हों। अब मोदी जी हमेशा उस राज्य में जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं उसमें 2 महीने पहले अवतरित होते हैं और 2 महीने पहले आकर वो वहाँ पर जो है जो वादों की झड़ी लगाते हैं। वो हर राज्य के लोगों को कहते हैं कि मेरा इस राज्य से पुराना संबंध फलानी वजह से था और हम जो है इस चुनाव को इस राज्य को दुनिया का, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये एक उनके पेट डायलॉग होते हैं कुछ। और वो वहाँ पर औरतों को और जो अक़लियत हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको भरमाने की पूरी कोशिश करते हैं। और लोगों को लगता है कि ऐसा संभव है, ऐसा हो रहा है। और अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए पूर्वोत्तर राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह जीती। जबकि मेघालय में 60 सीटें थी, वहाँ पर 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। लेकिन इस तरह का फैलाव किया गया खबरों का कि ये बताया गया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, समर्थित सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अगर लोकसभा की सीटों के हिसाब से गिना जाए तो कुल 3 राज्यों में 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें एक तरफ हैं और जितनी सीटों का चुनाव होना है 540 सीटों का, उसके मुकाबले देखें तो 1% भी नहीं है। लेकिन एक भ्रम की दुनिया है, क्योंकि हमेशा जो लड़ाई होती है वो डिसेप्टिवनेस पे ज़्यादा होती है, भ्रम पर ज़्यादा होती है। हर लड़ाई जो है छद्म तरीके से लड़ी जाती है और ये छद्म तरीका इसी तरह का होता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और ये था कि भाई जो है किसी तरह जो है कर्ण को और अर्जुन को कैसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए भड़काया जाए, तब एक बात जो है युधिष्ठिर के मुंह से भी कही गई कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरा, कि अश्वत्थामा मारा गया। वो लेकिन आदमी नहीं था बल्कि हाथी था। और इसीलिए था कि द्रोणाचार्य को अगर शस्त्र उठाना था तो उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इसीलिए उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार देने के लिए एक हाथी था, उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। और उसका जो है जब वध हो गया तो युधिष्ठिर जैसे सत्पुरुष ने, जो हमेशा कहते थे कि मैंने सच्चाई का कॉपीराइट करा रखा है, तो उन्होंने उनको बताया कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरा। और जब वो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो
तो शांति थी। और जैसे ये कहा कि नरो व कुंजरा, तो खूब ढोल ढंगार बजने लगे और उन्हें ये सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को कि उनके बेटे की नहीं मौत हुई बल्कि हाथी की मौत हुई। तो इस तरह के छद्म जो है राजनीति में चलते हैं। और इसीलिए अब जब विपक्ष की बात की जा रही है तो हर चुनाव से पहले, ये अभी की बात नहीं है, आप समझिए 1952 से जब से देश में पहला आम चुनाव हुआ तब भी ये हुआ कि भाई विपक्ष की एकता होनी चाहिए। तब हिंदू महासभा एक सबसे बड़ी पार्टी थी, एक स्वतंत्र पार्टी थी, एक भारतीय जनसंघ तब नई पार्टी बनी थी जो बीजेपी का पुराना संस्करण है। उन्होंने कहा कि हम एकता करेंगे। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में विपक्ष की एकता का सूत्र दिया और कहा कि सब दलों को एक होकर लड़ना चाहिए, और उसको बोला उन्होंने गैर कांग्रेसवाद। और गैर कांग्रेसवाद में उन्होंने संसोपा, प्रसोपा और जो जितनी भी स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ है, इन सबको इकट्ठा किया। और तब 9 राज्यों में जो सरकार बनी वो कांग्रेस को हटाकर बनी। जो गैर कांग्रेसी दल थे उनके मुख्यमंत्री बने। तो ये एक पुराना इतिहास है राजनीति में कि जब आपको लगता है कि एक दल के खिलाफ आपको लड़ना है और वो दल जो है ऐसी स्थिति में आ गया है कि उससे अकेले रहकर नहीं लड़ सकते, तो ऐसी हालत में ये किया जाता है कि हम जो है विपक्ष के लोग सोचते हैं कि हम कैसे इकट्ठे हों, कैसे विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी सत्तारूढ़ दल जब जीतता है जब उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। अगर जनता उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट दे रही है तो ऐसी हालत में उस दल का हारना मुश्किल है। लेकिन अगर विपक्ष के सामने भी आज तक भी जैसे आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी हिंदुस्तान में 36% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। आज की भी जो सरकार है उसको 36% वोट मिले थे। बाकी अगर उस गणित के हिसाब से चलें, अगर हम ये कहें कि भाई 36 के मुकाबले जो है 64% लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं, तो वो सच है। लेकिन हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, हमारी जो विधानसभा विधान परिषद के चुनाव होते हैं, इवन आप समझिए कि पंचायतों के चुनाव होते हैं, वो इस आधार पर होते हैं कि अगर 6 उम्मीदवार खड़े हैं तो उन 6 उम्मीदवार में अगर जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसे विजयी घोषित करते हैं। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहूँगा। झारखंड में जबकि वो पहले बिहार था, तो वहाँ पर हजारीबाग का चुनाव हुआ और हजारीबाग के चुनाव में वहाँ पर जो है 6 दलों के लोग खड़े हुए थे और 6 दलों के लोग खड़े हुए, उनमें से सब लोगों को जो वोट मिले वो 16% से कम थे। यानी सबकी जमानत जब्त हो गई। जमानत के लिए 1/6% डले हुए वोटों का प्रतिशत मिलना चाहिए, लेकिन उन 6 की जमानत जब्त होने के बावजूद भी एक उम्मीदवार जिसको कि 13% वोट मिले थे उसको विजयी घोषित किया गया। तो ऐसी हालत में लोकतंत्र हमारा जो है तकनीकी रूप से चुनाव होते हैं और इन चुनावों का जो पर्पज़ है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मत हासिल करना किस तरह किया जाए। तो बहुत सारे दल जैसे जिनका भी आपने नाम लिया, मायावती का, इसी तरह आप देखें कि जो ओवैसी की पार्टी है उसका, जैसे दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी है इसका, ये पार्टियां जो है ये वोट काटने या अपने को छद्म रूप से अपने को बारे को फैलाकर इतना बड़ा दिखाते हैं कि हम जो है विपक्ष बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमने गुजरात में देखा कि आपने इस तरह का ढोल पीटा कि जैसे उसकी सरकार बन रही है। इसी तरह का ढोल उन्होंने जो है उत्तराखंड में पीटा था। इसी तरह का ढोल उन्होंने जो है हिमाचल के चुनाव हुए वहाँ पर पीटा कि आपकी सरकार आ रही है। और आपकी सरकार के बाद जब वो वोट पड़े तो पता लगा कि इन पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया, कहीं नाम लेवा पानी देवा नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले एक भ्रम फैलाया गया। और होता क्या है कि हमेशा नंबर 1 पार्टी को ऐसी छोटी पार्टियों से फ़ायदा होता है। मायावती ने कांग्रेस के जितनी संभावनाएं थी उन्हें ख़राब किया। इसी तरह आपने जो है कांग्रेस के जीतने की संभावना जो थी गुजरात में उन्हें ख़राब किया। तो ये पार्टियां जो है, अगर हम कहें कि भाई राजनीतिक रूप से गलत है तो मैं नहीं मानता। हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। ये और बात है कि उसका फ़ायदा है नुकसान किसको होता है। लेकिन ये पार्टियां जो है अंततः इतिहास के गर्त में जो है जाकर विलीन हो जाती है। बाद में इनका नाम लेवा पानी देवा नहीं मिलता। जो आज के समय में मायावती का हाल है वही थोड़े दिनों बाद आपको बदलेगा ओवैसी का है। वही हाल जो है आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि इन पार्टियों के पास ना कैडर है ना इनके पास विचारधारा है।
तो क्या केंद्र अकेले कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी 2024 में? सवाल यह है कि जनता सरकार से कितनी दुखी होती है, जनता असली मुद्दों को पहचानती है नहीं पहचानती है, जनता किन बातों को लेकर चुनाव में वोट देती है, इस बात से ये तय होगा किसकी सरकार बनेगी। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से जीत रही है, बहुत सारे लोग। देखिए, ईवीएम की बात जो है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ईवीएम से आप उसी राज्य में चुनाव जीत सकते हैं जहाँ का 50%, 25%, 10% लोग आपके साथ हैं। तो क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए आपको वहाँ का स्थानीय नागरिक चाहिए, वहाँ का स्थानीय जो कर्मचारी है वो चाहिए। आप देखिए कि ममता बनर्जी क्यों ईवीएम के होते हुए जीती, क्योंकि वहाँ का आम बंगाली भाजपा के खिलाफ था, इसीलिए आम बंगाली जो खिलाफ हो गया तो उसी को तो ईवीएम में हेराफेरी करनी है। तो मैंने आपको एक आदमी की ड्यूटी लगाई, भाई तुम्हें ईवीएम में 2 के 5 वोट करने हैं और 5 के 2 वोट करने हैं। अब जो आदमी ये हेराफेरी कर रहा है, अगर उसकी पूरी की पूरी जो लॉयल्टी है, अगर वो ममता बनर्जी के साथ है तो ममता बनर्जी के फेवर में उसने कर दिया, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर चाहती है कि नौकरशाही में उसके कार्यकर्ताओं का वर्चस्व हो। अच्छा, आप देखेंगे मोदी जी ने जितने भी अभी तक गवर्नर बनाए हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता। पड़ोस में जाके पूछोगे ये वहाँ फलाने जी रहते हैं, वो कहेंगे जी हम नहीं जानते। लेकिन एक दिन वो अचानक पता चलेगा कि उससे जैसे मेंढक को निकालते हैं ना ड्रम में से, वो मेंढक को निकाल के कहेंगे महामहिम उपराज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हो गए हैं, और एकदम उसको जान जाते हैं। लेकिन उन लोगों की भूमिका पद से हटने के बाद बेचारे मर जाते हैं तो लोग उनके घर नहीं जाते। ओम प्रकाश कोहली जी थे, दिल्ली के बड़े नेता थे बीजेपी के, वो गवर्नर रहे, गुजरात के भी रहे, गोवा के भी रहे, और जब वो मरे अभी तो उनके पड़ोसियों को नहीं पता था कि वो मर गए हैं। लोगों को 10 दिन बाद पता चला, 20 दिन बाद पता चला कि वो मर गए। तो आज के समय के जितने गवर्नर हैं, अगर ये सारे रिटायर होने के बाद मर जाएं तो मैं कहूँगा इनको 4 आदमी नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए, घर वाले ही मिलेंगे। तो ये लोकप्रिय नेता नहीं है। तो ऐसी हालत में अब हम जब विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि जनता कितनी जागरूक होती है, जनता किस मुद्दे पर उद्वेलित होती है। अगर जनता ये तय करे कि हमें नीतियों के आधार पर वोट देना है, हमें पार्टी अपनी नौकरी के लिए देना है, हमें अपने रोजगार के लिए देना है, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए देना है, बच्चों की शिक्षा के लिए देना है, अपने खाने को लेकर देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए देना है, तब तो मैं कहूँगा कि वो सब जनता जो है सही नेता को चुनेगी। अन्यथा जो है वो ये जनता जो है ये अपने वोट की कीमत नहीं जानती। ये ऐसे लोग हैं। वीडियो में कहा था कि बेवकूफ बन रहा है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल पे रेट बढ़ रहे हैं, जनता समझ ही नहीं रही। फिर मुद्दे तो है ना, उसके बाद भी बीजेपी की सरकार आ रही है। ऐसा है, सारे के सारे चैनल किसके हैं? नोम चॉम्स्की ने कहा है कि आपके दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? आपके दिमाग को वो आदमी कंट्रोल करता है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, जो प्रेस को कंट्रोल करता है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में 200 चैनल हैं तो 199 चैनल पर अडानी का कब्जा है। 200 अगर अखबार निकलते हैं तो 199 पर जो अडानी का कब्जा है। तो अडानी सुबह तय करता है कि आज का एजेंडा क्या होगा। आप देखिए कि इस देश का पूरा इंटेलिजेंसिया, पूरे के पूरे चैनल सिर्फ इस बात पर 2 दिन पहले से बहस शुरू करते हैं कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की चड्डी पहनकर नंगा नाच किया, और वो नाच इतना दिखाया कि लोग जो है सोते भी देख रहे हैं, उठते भी देख रहे हैं। और आपको शायद बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं एक हौजरी की दुकान पे गया तो मैंने उससे पूछा कि आजकल किस रंग के कच्छे और चड्डी बिक रहे हैं, तो उसने कहा भगवा रंग के कच्छे और चड्डी बिक रहे हैं। तो अब इस समय जो है भगवा रंग के चड्डी, कच्छे, जुराबें बिक रही हैं, तो भगवा की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2024 में भी कोई सामने नहीं है? फिर ऐसा नहीं है। मैं कभी भी अपना कंट्रोल हो रहा है, मैं कभी निराशावादी नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि चुनाव में अडानी देवता जरूर जीतेंगे, लेकिन हिंडनबर्ग जैसे जो सुई लेके खड़े हैं ना, अडानी जी ने एक अपना गुब्बारा फैलाया, बताया दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी हूं। एक हिंडनबर्ग आया, उसने एक सुई चुभई और पूरा का पूरा गुब्बारा फट गया। तो ये जो कुदरत है, नियति जो है, भाग्य जो है, प्रारब्ध जो है, वो व्यक्ति का भाग्य तय करता है। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की जनता को 900 साल से लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। पहले लोग आए, उन्होंने देश पे कब्जा किया, फिर मुगल आए जिनको बीजेपी वाले गाली देते हैं, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने देश पर राज किया, फिर भी देश आज़ाद हुआ। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी बात माने
कि भाई मेरा जो सोच है वो नकारात्मक है, ऐसा नहीं है। मेरा आज भी मानना है अजय दुनिया में कोई नहीं है। रावण जो है वो सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हिंदू मैथोलॉजी में है। उसे सारे ग्रहों को बांध लिया था, शनि को भी टांग दिया था, बृहस्पति को भी टांग दिया, चंद्रमा जो है उसका पानी भरता था, सूरज जो है उसकी आग जलाता था। लेकिन क्या हुआ, उसका भी अंत हुआ, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा होता है। और हर व्यक्ति जो योनि से पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, कोई अमर नहीं है। अगर अमर फल खाने वाला कोई व्यक्ति दुनिया में हो और वो कहे कि मैं अमर रहूँगा, तब तो आप मान सकते हैं। बाकी आपकी ये बात ये है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, तो मेरा आज भी मानना है कि 2024 के चुनाव में आज के समय में जो प्लेयर आपको नज़र आ रहे हैं वो रंगमंच पर नहीं होंगे। मुश्किल से 2-3 लोग बचेंगे, बाकी ये सब लोग गायब हो जाएंगे। वो मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि 1971 में जो देश के प्रभावशाली नेता थे वो 81 में गायब हो गए, 81 में जो थे वो 91 में गायब हो गए, 91 में जो थे वो 2001 में गायब हो गए, 2001 में जो थे वो 2021 में 11 में गायब हो गए, 2011 के जो प्लेयर थे वो 2021 में गायब हो गए, 2024 में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से चुनती है कि वो किस नालायक को या किस अक्लमंद को चुने। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि देश के प्रारब्ध में, देश में लोगों में जो प्रज्ञा है, देश में जो हमारे इथोस हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से लोग जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमें उम्मीदवार को लेकर वोट देना है, हमें शराब नहीं पीनी, जैसे इलेक्शन कमीशन एक घोषणा करता है कि चुनाव से पहले 24 घंटे 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शराब चुनाव की रात को बहती है। तो ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि चुनाव आयोग निकम्मा, नालायक और लोकतंत्र की कब्र खोद रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव आयोग जिंदा रहेगा, अगर शराब जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन नहीं बटेगी, देश में नहीं बिकेगी, नहीं मिलेगी, तो देश की सरकार बदलेगी। अन्यथा ये निकम्मा चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र की गला घोटने की पूरी गवाही देगा। और इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार दिवस होता है जिस दिन वोट पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। रविंद्र कुमार जी से किसी और एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।